हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस से भले ही आप टॉपिक ले रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए थोड़ी मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, तो क्या होता है थर्मोडायनामिक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ quantitative relationship between the heat energy and other forms of energy, that is mechanical energy, thermal energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट्सेट्रा। तो क्या होता है कि हीट एनर्जी का जो इंटर रिलेशन है अदर एनर्जीज़ के साथ में, जो कन्वर्शन होता है हीट एनर्जी का इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ इनटू हीट एनर्जी, तो ये सारी स्टडी जिस ब्रांच में आप करते हो उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और स्पेशली जब केमिकल थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो इट इज़ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या आप इसे भी डिफरेंशली डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of energy changes accompanying a chemical transformations। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें स्पेसिफिकली क्या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसे बोलेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ लिमिटेशंस मेंशन कर ली है, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? नो इन्फॉर्मेशन, थर्मोडायनामिक्स गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट्स ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो भी कुछ केमिकल और फिज़िकल प्रोसेसेस है तो उनके रेट के बारे में, मतलब कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। थर्मोडायनामिक जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही स्टडी करता है। जो इनिशियल स्टेट है वो देखेगा, उसके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है या जो फाइनल स्टेट बनी है उसे देखेगा, और दोनों में जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और उसी को देखेंगे। जो इन बिटवीन द प्रोसेस है, रेट्स क्या है, स्पीड कितना है प्रोसेस का, उसे ज़्यादा कुछ थर्मोडायनामिक्स को लेना देना नहीं होता है। उसके बाद में जो पाथवे ऑफ रिएक्शन होता है, जो पाथवे ऑफ प्रोसेस होता है, मैकेनिज़्म जो होता है, तो उससे भी थर्मोडायनामिक्स ज़्यादा डील नहीं करता है। जो थर्मोडायनामिक्स है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस पे क्या बोलेंगे कैलकुलेशन करता है। माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम्स है, माइक्रोस्कोपिक यानी जहाँ पे सिंगल और फ्यू पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लिया, तो हर एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए स्टडी नहीं करेंगे। मैक्रोस्कोपिक ढेर सारे अमाउंट में पार्टिकल्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनकी स्टडी करके फिर उनको एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाएंगे। वैसे एक थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच होती है और जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स होता है, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ में डील करता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के पार्ट में अगर आप आओगे महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के हिसाब से, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आइस होता है सॉलिड फॉर्म, उसका कन्वर्शन होता है वाटर में, और यानी लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड का बाद में होता है वेपराइजेशन, वेपर फॉर्म में, जो गैस फॉर्म है वाटर का। और इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, तो वाटर वेपर का वाटर बनाओगे, वाटर का फिर से आइस में कन्वर्शन करोगे। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसमें कहीं ना कहीं हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसे ही आप प्लस हीट करोगे आइस में तो उसका कन्वर्शन वाटर में होगा। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ये आगे आपके सिलेबस में आ जाएगा। और इसे जो भी हीट लग रही है उसे हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, या आप इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हो। इसके बाद में वाटर का जब आप हीटिंग प्रोसेस करोगे तो इसका क्या होगा, तो वेपराइजेशन होगा, वेपर में कन्वर्शन होगा। इसे जो हीट लगेगी उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका जो उल्टा होता है वाटर वेपर टू वाटर में कन्वर्शन, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। जो हीट है वो बाहर निकलेगी तो इसे हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। फिर वाटर का आइस बनाएंगे फ्रीज में, तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं, याद रखने के लिए मैंने बोला। तो यहाँ पे भी हीट बाहर आती है, एक्सोथर्मिक टाइप की प्रोसेस है, ऊपर वाली एंडोथर्मिक टाइप की प्रोसेस है। ये सारी टर्म्स आपको आगे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स। इसके बाद में और आगे चलते हैं। तो ठीक है, मैं देख लूँ एक बार आप देख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आपको डू यू नो पार्ट दिया हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड में। तो देखो यहाँ पे एक रिजर्वायर है, एक पॉन्ड है समझ लो, जो हायर हाइट पे है। इसमें जो वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कुछ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी
कैसे होती है, तो ये उसकी पोजीशन से, यानी उसकी हाइट है इसकी वजह से है, उसके साथ में उसका जो मास होता है उसकी वजह से उसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है, क्योंकि मोशन नहीं है पार्टिकल्स में। भले अंदर थोड़ा बहुत मोशन है लेकिन ये पार्टिकल्स बाहर कहीं मूव नहीं हो रहे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम है, उसको निग्लिजिबल कहा है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। जब आप इसका आउटलेट खोलोगे और यहाँ से पानी जब बाहर आएगा तो क्या होगा कि जो उसका मास है, उसकी मास की वजह से इसे काफ़ी स्पीड प्रोड्यूस होगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप सीधा बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन कहाँ पे हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। तो जैसे ही स्पीड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो एक एनर्जी का कन्वर्शन दूसरे एनर्जी में हो रहा है। जब वाटर हायर लेवल से यानी रिजर्वायर से जब ग्राउंड लेवल पे आ रहा है तो उस मोशन के दौरान क्या हो रहा है, तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड में आने के बाद में नीचे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट्स या बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है। तो इसमें ये टर्म्स बार बार यूज़ की जाती है। तो ये है सिस्टम सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होता है सिस्टम? सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन और थर्मोडायनामिक स्टडी आप बोल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। तो आपको किसी भी पार्ट का अगर स्टडी करना है, किसी भी पार्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पार्ट को आप क्या बोलोगे, तो सिस्टम बोलोगे। ठीक है, मान लो कि आपको एक आधे बीकर की रिएक्शन देखनी है, बीकर में कोई रिएक्शन देखनी है, तो वो जो पार्ट है, जो बीकर है उसमें जो रिएक्शन लगी है, तो ये सब मिला के हो गया आपका सिस्टम। आप मान लो ये पेन की स्टडी करना चाहते हो, कुछ थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो ये पेन जो है ये हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में आता है सराउंडिंग। तो जो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम होता है उसे आप सराउंडिंग बोलते हो। तो जो भी सिस्टम है, मान लो एक बीकर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कोई बीकर है, इसमें कोई रिएक्शन लगा के रखे हैं, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, और इसके बाहर का जो पार्ट है वहाँ पे आप थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे तो सराउंडिंग को आप पूरी यूनिवर्स जो सिस्टम के बाहर का है उसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो थर्मोडायनामिकली इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो जहाँ तक आप हीट का मेज़रमेंट कर सकते हो इसके आजू बाजू के एरिया में, उतना जो पार्ट होता है उसे आप बोलते हो सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हो गई दो बेसिक टर्म्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आ रहा है बाउंड्री। तो किसे कहेंगे बाउंड्री? तो ये कुछ इमेजिनरी सरफेस हो सकता है या एक्चुअल सरफेस भी हो सकता है, जो सेपरेट करता है किसे, सिस्टम और सराउंडिंग को। तो मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका सराउंडिंग है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट है, जो सरफेस है, उसे आप बाउंड्री बोलोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इमेजिनरी भी हो सकता है। मान लो आपने किसी कप में चाय पकड़ लिया हो, इसको आप सिस्टम बोल रहे हो, तो चाय के ऊपर का जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ यही से आपकी सराउंडिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ही आप सराउंडिंग को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी बाउंड्री एक्चुअल में होती है और कभी कभी उसे इमेजिनरी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो पार्ट है वहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम को जो स्टडी किया जाता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों में से किसका एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ में कर रही है, उसी हिसाब से आप डेफिनेशन बना सकते हो सिस्टम के। तो सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम किसे बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक कप दिया हुआ है जिसमें टी भरी हुई है गर्म। ठीक है, अब इसमें से क्या हो रहा है कि कप ओपन होने की वजह से क्या हो रहा है, तो इसमें से वेपर्स बाहर निकल रही है। ठीक है, तो वेपर मतलब क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी बाहर निकलेगी, कुछ देर के बाद में चाय ठंडी हो जाएगी, तो इसका मतलब एनर्जी भी बाहर आ रही है। अब मैटर भी बाहर आ रहा है, एनर्जी भी बाहर आ रही है, मतलब एक्सचेंज ऑफ बोथ हो रहा है। ठीक है, किसका किसका एक्सचेंज हो रहा है, तो बोथ एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ बोथ होता है, सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल बोल सकते हो हॉट टी इन अ कप, ओपन कप बोलेंगे। इसके बाद में आता है क्लोज सिस्टम। तो क्या किया है, यहाँ पे इसे ढक के रखा है। अब इसमें से जो मैटर निकलने वाला था वो मैटर नहीं निकल रहा है, तो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ
मैटर। मैटर का जो एक्सचेंज है वो अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक अगर रखोगे तो हीट जो है वो बाहर निकलेगी और चाय आपकी थोड़ी देर के बाद में ठंडी हो जाएगी, तो मतलब देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसी जो सिस्टम होती है जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम। खैर दोनों बातों में क्या हो गया, तो आपकी चाय ठंडी हो गई। अगर आपको चाय गर्म ही रखनी है कुछ देर तक, तो आप क्या करोगे, उसमें थर्मास फ्लास्क का यूज़ कर सकते हो। अब अगर थर्मास फ्लास्क में आपकी टी है तो आप देख सकते हो कि इसमें किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आप बोलोगे। तो द सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर with the surrounding, that type of system is called as thermos flask. And that type of system is called as isolated system, and that system example of that system is a thermos flask or hot tea in a thermos flask. All right, thereafter out of the syllabus there are some other types of systems also. So one is the homogeneous system, when all the parts or all the components of the system are uniform, then such type of system is called homogeneous system. तो इसे क्या कह सकते हैं, मान लो किसी चीज़ में आपने गैस भर के रखा है, तो सारे गैस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। कोई ट्रू सॉल्यूशन अगर है तो वो क्या हो गया, वो भी आपका होमोजीनियस सिस्टम हो गया। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जब जो भी कंपोनेंट्स है वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलोगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, कोई सॉलिड है, सॉलिड में मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स है, तो उसे आप हेट्रोजीनियस बोल सकते हो। ठीक है, कोई लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर गैस है, तो गैस और लिक्विड दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो ऐसे सिस्टम को भी हेट्रोजीनियस बोल सकते हो। बाद में एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, लार्ज नंबर ऑफ आयंस है, तो ऐसे टाइप का जो सिस्टम है उसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है। तो ऐसे कुछ सिस्टम की टाइप्स आप देख सकते हो। इसके साथ में चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम में दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मैंने एग्जांपल बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हो गई एक डेफिनेशन। उसके बाद में आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दोनों के एग्जांपल्स क्या क्या है, इसके लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि आपके पास में एक ऐसा क्या बोलेंगे कंटेनर है जिसमें 2 लीटर वाटर है, और एक ऐसा कंटेनर है जिसमें 1 लीटर वाटर है। दोनों जो वाटर के सैंपल्स आपने लिए हैं वो सेम रिजर्वायर से लिए हैं, मतलब दोनों का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको सेम ही मिलेंगी। तो देखो क्या है डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक में 2 लीटर वाटर लिया है, एक में 1 लीटर वाटर लिया है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों के लिए अलग होंगी उसे आप बोल सकते हो कि वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी दोनों के लिए सेम होंगी उसे कहेंगे कि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मास होता है, वॉल्यूम होता है, एनर्जी होता है, मोल एंथैल्पी, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलो देख लेते हैं कंपैरिजन करके। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जो आपको बार बार हायर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप ट्राई करना कि आपका नॉलेज इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले देखते हैं मास। अगर आपने दोनों सैंपल्स को कंसिडर किया और दोनों में आपने मास को देखा, तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों का मास सेम होगा? नहीं होगा। 2 लीटर है और 1 लीटर है, तो 2 लीटर सैंपल का मास 2 kg होना चाहिए अगर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी देखोगे तो। ठीक है, और 1 लीटर जो है उसका एज ए एग्जांपल ले रहे हैं तो 1 kg होगा, मतलब अमाउंट अलग हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसे मास को कैसे कहाँ पे लिखेंगे, एक्सटेंसिव में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम देख लो, इसका 2 लीटर है, इसका 1 लीटर है, तो ये भी एक्सटेंसिव हो गया। उसके बाद में इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जो अंदर होती है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बो पैक है उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी।
ठीक है। इसमें सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम टाइप की एनर्जी नहीं ली जाती, इसको भी अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा एंथैल्पी। ठीक है, तो ये अगर 2 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, तो आपको पता है 2 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी ज़्यादा भागेगी और 1 लीटर पेट्रोल में कम भागेगी, तो 2 लीटर पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब वाटर पे आ जाते हैं फिर से। हीट कैपेसिटी है, एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, आगे जब आपको एग्जांपल्स आएंगे तो कंफ्यूज ना हो। हीट कैपेसिटी होता है, अब देखो हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ऐसी कई टर्म्स है। आपको हर टर्म को कहाँ पे एक्चुअली लेना है वो भी देखना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दैट गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन भी बोल सकते हो, तो इसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअली डेफिनेशन स्पेसिफिक अगर लोगे तो अलग से आएगी। कुछ ऐसा होता है कि वाटर के लिए जो हीट लग रही है 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस कन्वर्शन होने के लिए, तो उस हीट को स्पेसिफिकली हीट कैपेसिटी बोला जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होता है, और सिर्फ हीट कैपेसिटी अगर दिया है तो वो गिवन अमाउंट के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, वाटर आपके पास में 2 लीटर और 1 लीटर है, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि 2 लीटर के लिए आपको ज़्यादा हीट लगेगी और 1 लीटर के लिए आपको कम हीट लगेगी। तो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो एक एक्सटेंसिव में आ रही है। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स है, 2 लीटर में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे और 1 लीटर में कम नंबर ऑफ मोल्स हो गए। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी सिमिलर है इंटरनल एनर्जी में, और अगर आप प्रेशर वॉल्यूम टाइप की एनर्जी ऐड करोगे तो उसे एंथैल्पी कहेंगे। एंट्रोपी जो होता है ये भी सिमिलरली कंसिडर कर सकते हो, ये भी एनर्जी है विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ये आगे जाके आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर होता है, तो ये बाद में देख लेंगे एंट्रोपी चेंज। ठीक है, उसके बाद में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जैसे कि प्रेशर है। अब प्रेशर देखो क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, जो अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर वो इंडिपेंडेंट है। तो कैसे देखेंगे? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया है। वाटर आप चाहे 2 लीटर में से लो या 1 लीटर में से लो, लेकिन जितना वाटर आप कंसिडर कर रहे हो उसका यूनिट एरिया आपको लेना पड़ेगा, मतलब दोनों के लिए सेम एरिया आएगा और सेम एरिया का जो प्रेशर है वो भी सेम रहेगा। तो प्रेशर इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर पे। उसके बाद में टेम्परेचर है, 2 लीटर का अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो जो 1 लीटर है उसका भी 25 डिग्री ही होगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया। सरफेस टेंशन है, ये सरफेस फिनोमेनन होता है। तो कोई भी अगर आपकी सिस्टम है, वाटर है समझ लो, तो वाटर का जो सरफेस है उसका टेंशन स्पेसिफिक होता है, चाहे वो 2 लीटर हो या 1 लीटर हो। उसके बाद में विस्कोसिटी है, तो ये भी सेम क्या है, सेम ही होगा दोनों में। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, और ये भी क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। तो अमाउंट में इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट है, 2 लीटर वाटर हो या 1 लीटर वाटर हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका बॉइलिंग होगा। स्पेसिफिक हीट है, अब देखो स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो, ऊपर में हीट कैपेसिटी था। अब जब स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो ये स्पेसिफिक अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली क्या होता है कि 100 ग्राम या 100 ml सैंपल लेके आप उसको हीट करोगे और उसका टेम्परेचर 1 मोल से बढ़ाओगे। ठीक है, इसके बाद में मोलार हीट कैपेसिटी है, तो 1 मोल सब्सटेंस लेना है, चाहे आप 2 लीटर में से लो या 1 लीटर में से लो। तो 1 मोल का जो भी आपको हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो सेम होगा। उसके बाद में डेंसिटी है, कोई भी सैंपल ले लो डेंसिटी सेम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये भी दोनों का सेम होगा। उसके बाद में वॉल्यूम पर मोल, 1 मोल का जो वॉल्यूम है, चाहे आप 2 लीटर में से वाटर लो 1 मोल या आप 1 लीटर में से 1 मोल ले लो, तो वॉल्यूम पर मोल जो है ये जो होगा ये सेम होगा। यहाँ पे वॉल्यूम था सिर्फ, तो 2 लीटर का वॉल्यूम 2 लीटर है, 1 लीटर का 1 लीटर है, तो ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। और मोल पर वॉल्यूम आ गया है तो ये मोलार वॉल्यूम बोल सकते हो, तो मोलार वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। अगर इसका 0.5 लिया है तो इसका भी आपका 0.5 मोलार या जो भी मोलार बोलोगे तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम रिजर्वायर से दोनों सैंपल्स लिए हैं। इसका सिर्फ अमाउंट ज़्यादा है,
बाकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप क्लियर से अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद में और एक प्रॉपर्टी है, मान लो प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ गैस अगर आपको दिया है, ठीक है, कोई सिस्टम है, इसके अंदर में कोई गैस है, ठीक है, तो इसमें 2 मोल है, और वही दूसरा सिस्टम है जिसमें 1 मोल है, और सिस्टम का मान लो अमाउंट जो है वो अमाउंट अलग अलग है, 2 मोल है, 1 मोल है, तो अमाउंट बदल गया है, तो ये जो गैस है इसका जो प्रेशर होगा वो अलग होगा। तो आपको कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी कि किस टाइप की कंडीशंस आपको प्रॉब्लम में दी गई है। तो 2 मोल अगर गैस है, तो 2 मोल का गैस सेम वॉल्यूम में अगर है तो उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर हाई होगा, ठीक है, कंपैरिजन डायरेक्ट कर लेते हैं। और 1 मोल अगर गैस है और उसको सेम कंटेनर में डाला है तो वॉल्यूम कम है, मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर उसका कम होगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम है दोनों का, एक कंटेनर है जिसका मान लो कुछ 2 लीटर वॉल्यूम है, उसमें आपने 1 मोल डाल दिया, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि 2 मोल है यहाँ पे, और उतने ही वॉल्यूम में अगर आप 1 मोल डाल रहे हो तो इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस अगर है तो इसे आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये था पूरा सिस्टम के लिए। आगे के टॉपिक के लिए आगे के वीडियो में जाएंगे। आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको और वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहना है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो अभी डालता रहूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। आपने जो कमेंट किए थे कि आप बोर्ड पे आ जाओ, तो बोर्ड मैं घर पे नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया है, ठीक है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।